हाय डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर बाय सत्यन सर। आज का जो हम अपना वीडियो लेकर आए हैं वो इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स होता है उस पर बेस है, जिसमें एक असेसी हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एक वीडियो हमने अपलोड किया इससे पहले भी। एक असेसी जो टैक्स पेयर होता है वो कितना टैक्स देगा, किस गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि सारे असेसी जो है जरूरी नहीं कि वो इंडिया से ही कमाते हो, इंडिया से भी कमाते हैं, बाहर से भी कमाते हैं। तो जो एक टैक्स का स्ट्रक्चर बना है हमारे यहाँ, ये डायरेक्ट टैक्स का, उसमें क्या होता है कि जो असेसी होता है उसका निवास स्थान निर्धारित किया जाता है, जिसको रेसिडेंशियल स्टेटस बोलते हैं। तो आज का हमारा वीडियो उसी पर आधारित है। बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने वीडियो पर। बहुत ही छोटा वीडियो है, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो शायद आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो बेसिक चेंजेस हुए हैं 2021-22 के लिए, जो असेसमेंट ईयर जो 21-22 अभी करेंट में स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं रेसिडेंशियल स्टेटस में। अभी तक बहुत सारे चेंजेस होते हुए आए हैं, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस में उतना चेंजेस नहीं हुए थे। यहाँ पे एक बड़ा चेंजेस देखने के लिए मिला है, तो हम आपको लास्ट में उसके अपडेट के बारे में भी बताएंगे जो चेंजेस हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि जो रेसिडेंस मतलब निवासी की बात की जाती है यहाँ पे, या तो जो नागरिक सिटीजनशिप की बात की जाती है, दोनों में डिफरेंस है। एक सिटीजनशिप के लिए ये ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति जो है वो इंडिया में पैदा हुआ हो और उसके जो पेरेंट्स हैं या तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सब इंडिया से बिलोंग करते रहे हो, तो उस व्यक्ति को हम नागरिक बोल सकते हैं। चूँकि सिटीजनशिप पे यहाँ पे हमारा वीडियो नहीं, इसलिए वहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको इतना बता देते हैं, सिटीजनशिप अलग है और रेसिडेंस की जो बात यहाँ पे की जा रही है वो अलग है। तो एक असेसी की जो रेसिडेंस का निर्धारण किया जाता है, पहले उसको दो ग्रुप में रखा जाता है। एक यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है रेसिडेंस, और जो सेकेंड होता है वो होता है नॉन रेसिडेंस। इसको एनआरआई भी बोलते हैं, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो रेसिडेंस नॉन रेसिडेंस है, तो रेसिडेंस को दो ग्रुप में रखा गया है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंस जो है इसको दो ग्रुप में रखा गया है। सबसे पहला जो आपका रखा गया है वो है ऑर्डिनरी रेसिडेंस, और सेकेंड जो है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। तो यहाँ पे देखिए, टोटल अगर टैक्स के क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसको तीन ग्रुप में बांट रहे हैं। पहला ऑर्डिनरी रेसिडेंस, सेकेंड जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, और जो हमारा लास्ट है वो क्या है, नॉन रेसिडेंस। तो यहाँ पे जो टैक्स का प्रोविजंस होता है वो अलग अलग रेसिडेंस के लिए अलग अलग होता है। मीन्स ऑर्डिनरी के लिए अलग रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, नॉट ऑर्डिनरी के लिए अलग रूल्स रेगुलेशन है, और नॉन रेसिडेंस के लिए अलग है। तो हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंस, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, कि कोई टैक्स पेयर जो असेसी है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस हुआ कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस हुआ कि नॉन रेसिडेंस हुआ। तो हमारा जो मेन वीडियो है इसी पे फोकस है। अब जो टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर, ऑर्डिनरी के ऊपर, नॉट ऑर्डिनरी के ऊपर और नॉन रेसिडेंस के ऊपर, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक जो होगा क्लियर हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल अभी हम इसके फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने बोला कि तीन तरह के होते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस को क्लासिफाइड किया गया है, एक ऑर्डिनरी, एक नॉट ऑर्डिनरी और एक नॉन रेसिडेंस। तो आइए इसको हम अलग से जानते हैं। तो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंस के लिए इनकम टैक्स में तो प्रॉपर कोई रेगुलेशन नहीं है, फिर भी बाकी जो नॉट ऑर्डिनरी के लिए और नॉन रेसिडेंस के लिए रेगुलेशन तैयार किए गए हैं, उसके बेस पे हम ऑर्डिनरी रेसिडेंस का बता सकते हैं। आर.के. जैन की बुक में साफ साफ लिखा है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस के लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंस के लिए हमारा क्या रूल्स है। यहाँ पे जो ऑर्डिनरी रेसिडेंस होने के लिए एक असेसी को क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दो कंडीशन है आपके सामने, एक बेसिक कंडीशन और एक एडिशनल कंडीशन। मीन्स किसी भी असेसी को ऑर्डिनरी रेसिडेंस तभी माना जाएगा जब वो दो कंडीशन को पूरा करता हो, जिसमें से एक को नाम दिया गया है बेसिक कंडीशन और नेक्स्ट वन को नाम दिया गया है एडिशनल कंडीशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक कंडीशन क्या होता है। बेसिक कंडीशन का जो पहला रूल्स है उसमें बोला गया है कि पर्सन हु लिव्ड इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर,
मीन्स एनी पर्सन हु लिव्ड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर at least 182 days or more than 182 days person will be treated as ordinary residence, means person fulfill basic criteria of ordinary residence। लेकिन केवल बेसिक क्राइटेरिया पूरा करने से वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस नहीं हो जाएगा। ये बेसिक कंडीशन को ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है। दो क्राइटेरिया में से पहला जो है बेसिक कंडीशन, इसमें जैसे देखिए प्रीवियस ईयर, जो हमारा ईयर असेसमेंट शुरू होता है इनकम टैक्स में, वो कब शुरू होता है? अप्रैल में, और खत्म कब होता है? लास्ट में मार्च में। अब इसके बीच जैसे अप्रैल हो गया, मई हो गया, ऐसे जो सारे मंथ हो गए, अब उसमें देखा जाएगा कोई पर्सन अप्रैल में कितना डेज रहा, मई में कितना रहा, जून में कितना रहा, जुलाई में कितना रहा, ऐसे करते करते हम मार्च तक का देखेंगे कितना रहा। फिर ये जो 12 मंथ उसका प्रीवियस ईयर में देखा जाएगा कि वो टोटल 12 मंथ जो है वो मिला के कितना रहा। अब वो अगर टोटल 12 मंथ का प्लस जो है 182 डेज या तो उससे प्लस होता है, तब वो जो बेसिक कंडीशन का पहला कंडीशन है कि पर्सन हु लिव्ड इन इंडिया एट लीस्ट 182 डेज, मीन्स अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 182 दिन या तो उससे ज़्यादा रहता है, तो ये 182 डेज वाला जो पहला कंडीशन है उसको वो पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन अगर नहीं पूरा कर पाता है तो हमारे पास एक और कंडीशन है, सेकेंड रूल्स जो इसमें का है, तो उसके बारे में देखिए क्या है। तो जो हमारा सेकेंड बेसिक कंडीशन का जो सेकेंड रूल्स है, उसमें बोला गया है कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन के पहले कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसा नहीं है कि वो बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया। मीन्स अगर कोई प्रीवियस ईयर में 182 डेज या तो उससे प्लस वो नहीं रहा हो, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि उसने क्या किया, बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं किया। यहाँ पे बेसिक कंडीशन में एक जो दूसरा कंडीशन है वो ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जस्ट प्रीवियस ईयर में अगर 60 डेज इंडिया में रहता है, ध्यान दीजिएगा जब प्रीवियस ईयर बोला जाए तो आप जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पूरे डेट को हम शामिल करते हैं, और उसके अर्लियर 4 ईयर्स में क्या करता है कि वो इंडिया में उससे पहले 365 डेज रहा हो। क्लियर? मीन्स जस्ट प्रीवियस ईयर 60 डेज और अर्लियर 4 ईयर्स में 365 डेज, मतलब प्रीवियस अर्लियर को मिला के 5 ईयर्स हो गए यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि उसी 4 ईयर में से हम 365 करेंगे और चेक करेंगे कि अर्लियर में 60 रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। हम प्रीवियस में देखेंगे कि वो 60 डेज रहा है कि नहीं, फिर उसके प्रीवियस, जैसे कि हमारा 2021 प्रीवियस ईयर रहा है, तो उससे प्रीवियस ईयर में जो हमारा 2090 ये जो एंडिंग ईयर है, उससे पहले 4 वर्षों में वो कितना इंडिया में 365 डेज रहा है कि नहीं, टोटल 5 ईयर्स का। अगर वो ये क्राइटेरिया एटलीस्ट पूरा करता है, ये जो वैल्यू दी गई है एटलीस्ट वैल्यू दी गई है, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो एटलीस्ट वैल्यू दी गई है, अगर इसको वो पूरा करता है, दोनों में से जो दो कंडीशन थे, फर्स्ट हमने अभी जो डिस्कस किया और ये सेकेंड, ये दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन को पूरा कर रहा है एसएससी, तो वो माना जाएगा कि उसने बेसिक कंडीशन को पूरा कर लिया। लेकिन एक रेसिडेंस को ऑर्डिनरी रेसिडेंस होने के लिए केवल बेसिक कंडीशन ही नहीं पूरा करना होता है, उसके अलावा उसको क्या करना होता है, एडिशनल कंडीशन पूरा करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि एडिशनल कंडीशन में एक रेसिडेंस को ऑर्डिनरी रेसिडेंस होने के लिए बेसिक कंडीशन के बाद क्या क्या एडिशनल कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। तो देखिए, एडिशनल कंडीशन में जो हमारा पहला कंडीशन आता है वो 7 ईयर्स को लेकर होता है। मीन्स यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, पर्सन हु लिव्ड इन इंडिया एट लीस्ट 730 डेज इन प्रीवियस 7 ईयर्स। मीन्स जो पिछले 7 साल हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर को लिया जाएगा, उसके पहले के टोटल 7 वर्ष होगा मिला के। अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है इंडिया में एटलीस्ट कितना रहा हो, 730 डेज या इससे ज़्यादा। अब इसमें ये नहीं देखना है कि गत वर्ष में कितना रहा, जस्ट प्रीवियस ईयर में और उसके प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में, ऐसा कुछ नहीं। बस हमको 7 ईयर्स का ग्रुप बनाना है, 7 ईयर्स का स्टडी करना है। उसमें देखना है कि वो असेसी इंडिया में कितने दिन रहा है, चाहे वो किसी मंथ में किसी ईयर में कितने दिन में रहा, लेकिन अगर वो टोटल 730 डेज या तो प्लस है, तो वो एडिशनल कंडीशन के क्राइटेरिया को पूरा कर दिया। एडिशनल कंडीशन का पहला क्राइटेरिया ये है कि उसने एडिशनल कंडीशन के क्राइटेरिया पूरा कर दिया और वो बेसिक कंडीशन को भी पूरा किया और एडिशनल को किया, तो यहीं पे वो व्यक्ति क्या हो गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो गया। मीन्स जो बेसिक कंडीशन में हमने आपको 182 डेज और 365 + 60 का कम्बिनेशन जो बताया था, उसको पूरा करने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये पूरा करता है, तब वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंस। सपोज कि अगर ये 7 ईयर्स में 730 डेज नहीं रहता है, तो उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि
देखिए यहाँ पे जो सेकेंड हमारा कंडीशन मीन्स अगर कोई व्यक्ति इस वाले कंडीशन को, कोई असेसी इस वाले कंडीशन को पूरा नहीं करता, मतलब 7 ईयर्स का मिला के उसका 730 ना हो के 729 या तो उससे कम हो जाता है, तब तो वो एडिशनल कंडीशन के पहले रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया। तो सेकेंड रूल्स को देखा जाएगा कि क्या कोई पर्सन प्रीवियस 10 ईयर्स में से, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना आउट ऑफ 10 ईयर्स, ये आउट ऑफ 10 ईयर्स में से अगर 2 साल मीन्स 2 साल जो है अगर वो इंडिया में रहा है, मीन्स 7 साल में बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन अगर 10 ईयर्स का लेते हैं तो उस 10 ईयर्स में 2 ईयर्स कंटिन्यू अगर इंडिया में रह लिया है, कंटिन्यू होने का मतलब वो 2 साल तक इंडिया के बाहर नहीं गया है, तब वो क्या माना जाएगा कि उसने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया। और ये दोनों जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, मतलब कि पहले वाले बेसिक को तो पूरा किए, लेकिन सेकेंड वाले जो सेकेंड एडिशनल कंडीशन है, इन दोनों में से किसी को भी पूरा नहीं किए, तो वो जो ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो रहा था ना, वो क्या कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। कहने का सेंस यहाँ पे है कि ऑर्डिनरी होने के लिए बेसिक और एडिशनल दोनों को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी होने के लिए ऐसे एसएससी जो बेसिक को तो पूरा कर लेते हैं, बेसिक में जो 2 कंडीशन थे दोनों में से कोई एक, या तो 182 डेज वाला या 60 डेज वाला पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब एडिशनल कंडीशन में 2 आते हैं तो इन दोनों में से कोई पूरा नहीं कर पाते, मतलब 730 की जगह 729 डेज या तो उससे कम रहे हो, और ये 10 ईयर्स में 2 साल तक वो इंडिया में ना रहे, मतलब ये जो दोनों कंडीशन इसमें से पूरा नहीं कर पाए, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम आगे चर्चा करते हैं कि जो इसमें नया चेंजेस आया है वो क्या आया है। अब देखिए सबसे पहले हम बेसिक में देखते हैं, एडिशनल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, एडिशनल जो था 730 729 इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, प्लस जो आपका एडिशनल में 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स था इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो चेंजेस हुआ किसमें है उस बात पे हम फोकस करते हैं, जो बेसिक कंडीशन है उसमें एक मेजर चेंजेस हुआ है, आइए उसको हम जानते हैं। नए रूल्स के बारे में डिस्कस करें उससे पहले हमारा जो अभी एक बचा है नॉन रेसिडेंस, उसको जान जाते हैं। ओरली आप समझ लीजिए कि जैसे बेसिक और एडिशनल 2 कंडीशन था, जो बेसिक को पूरा करने के बाद एडिशनल को पूरा कर लेता था वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस हो जाता था, और जो बेसिक को तो पूरा करता था लेकिन एडिशनल को पूरा नहीं कर पाता था उसको हम क्या बोलते थे, नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन कोई ऐसा एसएससी जो कि बेसिक और एडिशनल को दोनों को नहीं पूरा करता है, मीन्स बेसिक कंडीशन को ही नहीं पूरा कर पाता है, कोई बेसिक कंडीशन को ही नहीं पूरा कर पाता है, या तो बेसिक एडिशनल दोनों को नहीं पूरा कर पाता है, तो ऐसा एसएससी जो बेसिक को नहीं पूरा कर पाता है, बेसिक में मतलब 1 ईयर्स प्रीवियस ईयर जो है हमारा उसमें 182 डेज, और अर्लियर 4 ईयर्स में 365, और उसके प्रीवियस ईयर में क्या है 60 डेज को नहीं पूरा कर पाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन रेसिडेंस है इंडिया का। अब देखिए इसमें जो चेंजेस हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले जो हमारा बेसिक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था 182 डेज, तो जैसे हमने क्या बोला कि कोई एनआरआई है मतलब नॉन रेसिडेंस, वो 182 डेज नहीं रहा तो वो नहीं पूरा कर पाया, तब उसको नॉन रेसिडेंस हमने बोला। लेकिन सपोज कि अगर वो जो नॉन रेसिडेंस व्यक्ति जिसको अनिवासी बोला जाता है, एनआरआई नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, उसका इंडिया से इनकम जो इंडिया से उसका इनकम कितना है 15 लाख से ज़्यादा है, मीन्स 15 लाख या तो उससे ज़्यादा है। अगर जैसे विदेशी इनकम की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसने इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा कमाया है, तब ये जो 182 डेज की काउंटिंग हम कर रहे हैं ना, उसको हम क्या करेंगे 120 डेज की काउंटिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये रूल्स अभी तक था नहीं, अगले ईयर्स के लिए ये रूल्स जो है बना है, जो अभी हमारा करेंट ईयर चल रहा है ना, असेसमेंट ईयर 2021 और 22, इसके लिए ये लाया गया है। अभी इसका इनकम टैक्स में अभी इसका इफेक्ट नहीं आया, चूंकि ये प्रोसीजर चालू हो गया है, तो अब से आपको ये रूल्स याद ध्यान दीजिएगा कि एनआरआई व्यक्ति कोई है, अगर वो 182 डेज या तो 60 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं पूरा कर पाता है, तो इसमें जो हमने उसके प्रीवियस ईयर की गणना 182 डेज कर रहे थे, लेकिन अगर उस व्यक्ति की इनकम 15 लाख रुपए या तो उससे ज़्यादा हो जाता है, तब हम उसको 182 डेज की जगह क्या करेंगे 120 डेज। तो ये पहला चीज़ याद रखिएगा जो कि चेंजेस हुआ है। ज़्यादातर लोग इस बात को अभी तक नहीं जानते रहे होंगे, जो अभी बेसिक चीज़ों को जानते होंगे। अगर कोई व्यक्ति एनआरआई है लेकिन वो इंडिया का सिटीजन है, मतलब उसकी सिटीजनशिप कहाँ है, इंडिया का। अभी हमने बताया नागरिक अलग होते हैं,
निवासी अलग होते हैं। नागरिक मतलब वो व्यक्ति इंडियन नागरिक है, तो उसके लिए क्या, अब इंडियन नागरिक होने के लिए आप जानते हो कि कोई उस व्यक्ति के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हो, या तो इंडिया में पैदा हुए हो, या तो भारत सरकार की तरफ से स्पेशल उनको नागरिकता दी जाए। जैसे अभी बहुत सारे सीए ये सब लॉ जो पास किए गए हैं, उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जो अदर देन मुस्लिम रिलीजियंस के लोग हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है, जो हिंदू है और बाकी के जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो लोग खास करके इंडिया में पाए जाते हैं। तो मतलब किसी भी रूल्स के तहत उनको इंडियन नागरिकता दी गई हो और उनकी इनकम क्या हो, 15 लाख रुपए हो। क्लियर है कि नहीं? तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो 82 डेज रहे हैं कि 120 डेज, 60 डेज, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से 15 लाख रुपए से, जैसे विदेशों से वो और कमा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, इंडिया से 15 लाख रुपए या तो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं और उस पर टैक्स किसी दूसरे देश को नहीं देना पड़ रहा है, कोई दूसरा देश उस पर टैक्स नहीं वसूल रहा है, मतलब वहाँ के टैक्स से वो छूट पाए हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बिना ये सब चीज़ें पूरा किए ही उस व्यक्ति को इंडियन रेसिडेंस माना जाएगा। मीन्स उसको एनआरआई नहीं माना जाएगा, उस व्यक्ति को एनआरआई नहीं माना जाएगा, उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मीन्स नॉट ऑर्डिनरी की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहा जाए। देखिए ये एक मेजर चेंजेस है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन नागरिक है और वो प्रीवियस ईयर में क्या किया है, 15 लाख रुपए या तो उससे ज़्यादा कमाया है, इंडिया से कमाया है, और वो उस इनकम पे किसी दूसरे देश के टैक्स का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उस इनकम पे टोटली ऑर्डिनरी रेसिडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा उस असेसी के साथ इंडिया में। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। और देखिए जो इसमें चेंजेस आए हैं, जैसे एडिशनल के अलावा बेसिक चीज़ों में, और जैसे हम यहाँ पे 60 डेज का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, 60 डेज के लिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहता है, उसके पहले 365, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहता है, लेकिन अगर वो इंडियन नागरिक है, इंडिया के बाहर रहता है, अनिवासी है, और वो इंडिया में आता है घूमने का मतलब या तो यहाँ पे नौकरी तलाशने आता हो, या तो यहाँ पे इसके जो रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स है, ये सब उनसे मिलने आता हो, तो ये 60 डेज को इंडियन नागरिक के लिए प्रीवियस ईयर में ये 60 डेज को बढ़ा के 120 डेज कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 120 डेज मीन्स अगर कोई इंडियन नागरिक इंडिया में घूमने आता है या तो विजिटिंग के लिए, भ्रमण करने के लिए आता है, तो यहाँ पे उसके लिए 60 डेज नहीं प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट किया जाएगा, कितना किया जाएगा, 120 डेज। मतलब 182 के क्राइटेरिया को नहीं पूरा करता। अगर वो घूमने आया है, 120 दिन रहता है और उसके पिछले 4 वर्षों में 365 दिन रहता है, तब वो नागरिक माना जाए। ये जो यहाँ पे है देखिए मेजर चेंजेस है किस चीज़ में, इनकम टैक्स में जो बदलाव हुआ है, आयकर में वहाँ पे जो बदलाव हुआ है उसमें ये मेजर चेंजेस आया है कि 60 डेज की जगह 120 डेज, प्लस ये जो 182 डेज का था, जो ऐसे व्यक्ति जो कि इंडिया के निवासी नहीं है, इंडिया के नागरिक नहीं है, अगर उनकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 182 डेज की जगह उनको 120 डेज रखा गया। जैसे बहुत सारे IPL के प्लेयर आते हैं यहाँ पे, कुछ दिन रहे, खेले गए और इंडिया से उन्होंने कमाया, तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम तो इससे प्लस होता ही होगा, सब लोग जानते ही होंगे, और वो 182 डेज को पूरा कर लेते हैं, तो वो क्या हो गए, इंडियन रेसिडेंस माने जाएंगे। और अगर सिटीजन है कोई, वो 15 लाख से ऊपर कमा रहा है, तो ये डेज वाली चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती है। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो क्लियर होगी। अब ये जो 3 तरह के हमारे पास रेसिडेंस होते हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो बेसिक और एडिशनल दोनों को पूरा करते हैं वो ऑर्डिनरी हो गए। अब बेसिक एडिशनल में से कोई एक पूरा करें, और जो बेसिक को तो पूरा करते हैं लेकिन एडिशनल में से दोनों में से किसी को नहीं पूरा कर पाते हैं, नॉट ऑर्डिनरी। और ऐसे जो कि बेसिक को नहीं पूरा कर पाते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके नॉन रेसिडेंस। अब टैक्स लायबिलिटी का, इनके ऊपर जो टैक्स का बेस है लगाने का, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर जल्द ही हम आपको एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे कि टैक्स का क्या प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो क्लियर है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।